नमस्कार मित्रों, एवीएम के मॉड्यूल बी के टॉप 200 क्वेश्चन विद आंसर सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग 200 से ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसको हम पार्ट वाइज लाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, दो पार्ट में वीडियो कवर होगा। मॉड्यूल बी में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं सभी से मिलकर मैंने एक एमसीक्यूज़ आपके लिए तैयार किया है। एमसीक्यूज़ का पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, अपने कंसेप्ट को यूज करें और एक्सप्लेनेशन को सुने। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। आपने यदि सी और डी मॉड्यूल सी और डी का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। इसमें हम लोगों ने और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कशन किए। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हैज़ द पीपल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज रिसीव ड्यू अटेंशन। ऑप्शन ए कह रहा है यस इट हैज़ ऑलवेज रिसीव ड्यू अटेंशन। देखिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हिस्टोरिकली लोगों पर फोकस करने के बजाय मशीनरी और प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ऑप्शन बी कह रहा है नो इट हैज़ नॉट ऑलवेज रिसीव ड्यू अटेंशन। हाँ, ये सही जवाब है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एलिमेंट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी पर होता था, राइट, और लोगों की नीड्स पर नहीं था। ऑप्शन सी कह रहा है ओनली रिसेंटली हैज़ इट रिसीव अटेंशन। यह पार्शियली सही है लेकिन यह ऑप्शन लिमिटेड है। ह्यूमन फोकस काफ़ी पुरानी बात है, सिर्फ रिसेंट डेवलपमेंट नहीं। और फिर कह रहा है इट इज़ गिवन अटेंशन ओनली इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ये भी गलत है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में मशीन और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्स का एक की एसेट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। दोस्तों, हमारा जो ये एमसीक्यू सेशन होगा ना, इसमें मैं आपको हर एक ऑप्शन को समझाऊंगा और इसके माध्यम से आप अपने कंसेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन यूनियन। यानी दोस्तों, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यूनियन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द यूनियन। अब देखिए बिल्कुल सही जवाब है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ था आपको पता होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान मैकेनाइजेशन, राइट, तो मैकेनाइजेशन और कैपिटलिस्टिक प्रैक्टिस की वजह से यूनियन काफ़ी वीक हो गए। तो मैकेनाइजेशन हुआ, फिर कैपिटलिस्टिक की वजह से प्रैक्टिसेस की वजह से यूनियन काफ़ी वीक हो गए, वर्कर की वॉइस दब गई थी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है डिक्लाइन तो हुआ ही यूनियन का। फिर कह रहा है इट लेड टू राइज ऑफ द यूनियन। तो गलत है क्योंकि इनिशियली यूनियन वीक हो गए थे लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्कर ने राइट के लिए फाइट किया और यूनियन को फिर से बनाया। फिर कह रहा है इट डिड नॉट इम्पैक्ट यूनियन। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यूनियन पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। और लास्ट कह रहा है इट एलिमिनेटेड यूनियन। ये भी गलत है क्योंकि यूनियन एलिमिनेट नहीं हुए, उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ कम हो गई थी। ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर मैकेनाइजेशन ने स्किल्ड वर्कर की इंपॉर्टेंस कम कर दी और वर्कर के पास अपने राइट के लिए लड़ने का ज़्यादा स्कोप नहीं था। इसी वजह से यूनियन क्या हो गए, वीक हो गए। तो आपको समझ में आया दोस्तों, दो कंसेप्ट हमने अभी डिस्कशन किए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ आर मैनेजमेंट थ्योरी रिलेटेड टू द अप्रोच टू पीपल मैनेजमेंट। तो सवाल है कि मैनेजमेंट थ्योरी जो है कैसे रिलेट करता है अप्रोचेस टू द पीपल मैनेजमेंट को। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दे आर अनरिलेटेड, मतलब मैनेजमेंट थ्योरी जो है अप्रोचेस टू पीपल मैनेजमेंट से रिलेट नहीं करता है। तो ये गलत जवाब है क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट थ्योरी और पीपल मैनेजमेंट का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। एक तो मैनेजमेंट थ्योरी है और एक है हमारा पीपल मैनेजमेंट, दोनों का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अगर थ्योरी यूज ना हो तो सिस्टमैटिक पीपल मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। फिर कह रहा है दे आर समवाट रिलेटेड। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यह कनेक्शन समवाट से ज़्यादा है। पीपल मैनेजमेंट को प्रॉपरली समझने के लिए मैनेजमेंट थ्योरी का काफ़ी क्लोज यूज है। ऑप्शन सी कह रहा है दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ये सही बात है क्योंकि देखिए मैनेजमेंट थ्योरी जो है ना, मैनेजमेंट थ्योरी आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे पीपल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि मास्लो हायरार्की है, मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे मास्लो का जो हायरार्की है तो ये एक मैनेजमेंट थ्योरी है। तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको, एचआर प्रैक्टिस को। एचआर प्रैक्टिस हमारा क्या हो गया, पीपल मैनेजमेंट हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट थ्योरी जो है पीपल मैनेजमेंट से क्लोजली रिलेटेड है और आइडेंटिकल तो नहीं है। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि आइडेंटिकल, क्योंकि मैनेजमेंट थ्योरी और पीपल मैनेजमेंट सेम नहीं होते पर एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जरूर होते हैं। तो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट थ्योरी जैसे क्लासिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने एचआर प्रैक्टिस को शेप किया है। इन दोनों का लिंक इतना क्लोज है कि बिना थ्योरी के पीपल मैनेजमेंट इनकम्प्लीट होता है। ये बातें समझ में आई। चलिए अगला सवाल है व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ टुडेज कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का जो एचआरएम का कंसेप्ट है उसका फाउंडेशन क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये गलत जवाब है। देखिए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने एचआरएम को इम्पैक्ट जरूर किया लेकिन ये फाउंडेशन नहीं है। इसने सिर्फ टीम वर्क और इंटरपर्सनल रिलेशन पर फोकस बनाया। फिर कह रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ये सही बात है
साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच ने एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया, जो एचआरएम के आज के सिस्टम का बेस है। राइट, किस पे? दो चीज़ पे मैंने जिस पे ध्यान दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला इसने ध्यान दिया एफिशिएंसी पे, दूसरा इसने ध्यान दिया प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, तो ये इन दोनों चीज़ पे ध्यान दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की बात कर रहे हैं। फिर आता है हमारा बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बिहेवियरल मैनेजमेंट एक लेटर डेवलपमेंट था। फाउंडेशन जो था वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट से ही आया। और लीडरशिप थ्योरी की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि लीडरशिप थ्योरी का एचआरएम से रिलेशन है, लेकिन यह एचआरएम की फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? फाउंडेशन। तो याद रखिएगा, आपको मैं बता दूँ फ्रेडरिक टेलर के बारे में। देखिए, एक क्वेश्चन से हम कितना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेडरिक टेलर का कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि दोस्तों जो हमारे फ्रेडरिक टेलर थे, तो इन्होंने, इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था और प्रोसेस में एफिशिएंसी लाना सिखाया इन्होंने, जो आज के एचआरएम प्रैक्टिस का कोर माना जाता है, फाउंडेशन माना जाता है। अभी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम स्ट्रीमलाइन करते वक्त इस अप्रोच का यूज होता है। राइट, तो याद रखिएगा फाउंडेशन कौन सा है हमारा? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए दोस्तों, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा शिफ्ट हुआ है लेबर मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो क्या है? ऑप्शन का रहा है एक क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन है। ये गलत है, क्योंकि यह शिफ्ट नंबर में, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? नंबर में बढ़ाया जाना। नहीं, इसका स्कोप ज़्यादा ब्रॉड है। फिर कह रहा है नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिवली डिफरेंट। अब देखिए, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि देखिए एक तरफ लिखा है लेबर मैनेजमेंट और एक तरफ लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो लेबर मैनेजमेंट बेसिकली ऑपरेशनल टास्क तक लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? ये लिमिटेड है ऑपरेशनल टास्क तक। ठीक है, लेकिन एचआरएम में क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉय इंगेजमेंट आता है। ठीक है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट आता है, उसके बाद डेवलपमेंट आता है, उसके बाद मोटिवेशन जैसे एरियाज को कवर होते हैं। तो यह सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी बदलाव था। तो ये जो कर रहा है ना कि नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव डिफरेंट, ये सही बात है। फिर कर रहा है प्राइमरीली फोकस्ड ऑन क्वांटिटेटिव चेंजेस। अब ये गलत है, क्योंकि सिर्फ नंबर बढ़ाने पर फोकस नहीं था, क्वालिटी चेंज ज़्यादा इंपैक्टफुल थे। फिर कह रहा है कि मेनली एन इंक्रीज इन एचआर स्टाफ नंबर। यह भी गलत है, क्योंकि एचआरएम का फोकस स्टाफ नंबर के अलावा प्रोसेस और स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करना था। केवल ऐसा नहीं कि हमने नंबर बढ़ा दिया। वही तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव पे फोकस नहीं था, क्वांटिटी पे था ही था, क्वालिटेटिवली डिफरेंट था। तो देखिए, एचआरएम ने लेबर मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करके एक हॉलिस्टिक अप्रोच दिया। इसमें एम्प्लॉय की ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटाइज किया गया। राइट, अब चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको एक कंसेप्ट। अब सवाल है कि क्या पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिनोनिमस टर्म है? ऑप्शन ए कह रहा है यस दे आर सिनोनिमस। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों अलग कंसेप्ट है। पर्सनल मैनेजमेंट जो है ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क तक लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वहाँ तक लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ह्यूमन मैं बात किया, ओके, उसके बाद कह रहा है कि नो दे आर नॉट सिनोनिमस। ये सही जवाब है। देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरडी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। राइट, तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है ऑपरेशनल है, जबकि एचआरडी एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये क्या है हमारा? मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये क्या है हमारा? ऑपरेशनल है। ठीक है, लेकिन जो एचआरडी होता है वो एम्प्लॉय की ग्रोथ पे फोकस करेगा, उनके ट्रेनिंग पे फोकस करेगा और उनके डेवलपमेंट पे फोकस करेगा। राइट, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, क्योंकि ये दोनों अलग एस्पेक्ट हैं। दे आर नॉट सिनोनिमस। अब ऑप्शन सी कह रहा है कि दे आर रिलेटेड बट नॉट सिनोनिमस। अब ये भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में यह बेस्ट फिट नहीं है। फिर कह रहा है दे हैव नो कनेक्शन। अब ये तो गलत ही है, दोनों कनेक्टेड हैं लेकिन सिनोनिमस नहीं है। तो देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट जो है ना ट्रांजैक्शनल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का पार्ट होता है, जबकि एचआरडी एक स्ट्रेटजिक और डेवलपमेंट अप्रोच है जो एम्प्लॉय की स्किल को इन्हांस करता है। तो अगला सवाल है, हाउ डू एचआरडी एंड ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट रिलेट टू ईच अदर? एचआरडी और ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट कैसे आपस में रिलेट होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट हैं। गलत, एचआरडी और ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का पर्पस अलग है। फिर कह रहा है दे आर सेम इन द प्रैक्टिस। यह भी गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। फिर कह रहा है दे आर नॉट द सेम। हाँ, ये सही है, क्योंकि दोस्तों एचआरडी एक तरफ है और ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट कनेक्टेड जरूर है, लेकिन यह सेम नहीं है। अब देखिए, एचआरडी के बारे में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एचआरडी एम्प्लॉय की स्किल, उनके डेवलपमेंट, ठीक है, इन सब पे फोकस करता है। ये तो एचआरडी की बात हो गई। लेकिन जो हमारा ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है ना, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, इसका फोकस क्या होता है? ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और टीम वर्क, ठीक है, इनको प्रमोट करता है एचआरएम।
राइट। तो इनको प्रमोट करता है, तो इसीलिए आप कैसे सेम कर सकते हैं, दे आर डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। एचआरडी जो है स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, एचआरएम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टीम वर्क पे फोकस कर रहा है, राइट। तो इसीलिए जो है दे आर नॉट द सेम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो आपको समझ में आया कि एचआरडी जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट को टारगेट करता है, जबकि ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो एक कल्चरल चेंज था जिसमें टीम वर्क और एम्पैथी को इंपॉर्टेंस दी गई, राइट। चलिए ये वाली बात है आपको समझ में आई। अब सवाल है कि क्या एचआरएम यानी ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट और एचआरडी एक दूसरे से अनरिलेटेड है? क्या देखिए बताइए, ये दूसरे से अनरिलेटेड है क्या? ऑप्शन ए कह रहा है यस दे आर अनरिलेटेड, गलत है। एचआरएम और एचआरडी एक दूसरे के काफ़ी रिलेटेड हैं, दोनों का फोकस एम्प्लॉय पर ही होता है, बस रोल और स्कोप अलग होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, नो दे आर रिलेटेड, हाँ ये सही जवाब है। एचआरएम और एचआरडी जो है वो एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है। एचआरएम का काम ब्रॉडर है और एचआरडी एम्प्लॉय के स्पेसिफिक एस्पेक्ट को हैंडल करता है। तो मैंने बताया था ना कि एचआरडी जो होता है वो एचआरएम का सबसेट होता है, क्योंकि एचआरडी जो है ना, एचआरडी जो होता है वो एम्प्लॉय डेवलपमेंट के स्पेसिफिक एस्पेक्ट को हैंडल करता है और एचआरएम का काम ब्रॉडर है। फिर कह रहा है दे आर इंटायरली इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है होते हैं। एचआरएम के बिना एचआरडी को इफेक्टिव इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। और ऑप्शन डी कह रहा है दे आर आइडेंटिकल, ये भी गलत है। एचआरएम और एचआरडी एक जैसे नहीं है, एचआरडी एचआरएम का पार्ट होता है। ये बातें आपको समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एचआरएम एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे एचआर फंक्शन को कवर करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? एचआरएम की। एचआरएम जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है जो कि सभी एस्पेक्ट को कवर करता है, लेकिन जो एचआरडी है उसका एक पार्ट है। एचआरडी जस्ट अ पार्ट ऑफ एचआरएम जो कि एम्प्लॉय की स्किल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। चलिए अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है एचआरडी को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। पहला कह रहा है इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ एचआरएम, बिल्कुल सही जवाब। एचआरडी एचआरएम का एक सबसेट है, राइट, जो लर्निंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है। फिर कह रहा है इट इज सेम एज एचआरएम, नहीं, एचआरडी और एचआरएम अलग हैं। एचआरडी एचआरएम के अंदर आता है लेकिन दोनों सेम नहीं है। इट इज़ अनरिलेटेड टू एचआरएम, ये भी गलत है क्योंकि एचआरडी एचआरएम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इनकम्पासेस ऑल एचआर फंक्शन, ये भी गलत है। एचआरडी सिर्फ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर फोकस करता है, एचआरएम के सारे फंक्शन को कवर नहीं करता। तो ये सब सिस्टम याद रखिएगा। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने का। देखिए अल्फ़ाबेटिकली पहले डी आता है फिर एम आता है, इसीलिए डी छोटा हो गया एम बड़ा हो गया, इसीलिए डी को ये डी हो गया तो ये बड़ा वाला एम हो गया। मतलब एचआरडी जो है एचआरएम का सब सिस्टम है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। क्या एचआरएम सब सिस्टम है एचआरडी का? अब देखिए उल्टा पूछ दिया, नहीं ये तो गलत है क्योंकि एचआरडी सब सिस्टम ऑफ एचआरएम, ये उल्टा लिखा है ना। चलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये तो बार बार हम वही रिपीट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक सवाल है क्या एचआरडी और एचआरएम मोर और लेस सेम कंसेप्ट है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्या सेम कंसेप्ट है एचआरडी एचआरएम? ऑप्शन नहीं कर रहा है यस दे आर सेम, नहीं, एचआरडी और एचआरएम एक जैसे नहीं है, क्योंकि एचआरएम जो है वो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है और एचआरडी उसका एक पार्ट है। फिर कह रहा है नो दे आर डिफरेंट, बिल्कुल सही जवाब। एचआरएम का फोकस ओवरऑल एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर होता है, जबकि एचआरडी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है दे आर अनरिलेटेड, ये भी गलत है। एचआरडी और एचआरएम एक इकोसिस्टम के हिस्से जरूर है लेकिन काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। दे ओवरलैप बट दे आर डिस्टिंक्ट, ये पार्शियली करेक्ट है लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये सेम है, तो लेकिन बी ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। तो एचआरएम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो कि रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, इन सभी चीज़ को कवर करता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एचआरडी सिर्फ डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी जैसे ट्रेनिंग और कैरियर ग्रोथ पे ध्यान देता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला सवाल है कि डज एन एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल अप्रोच स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? ऑप्शन ए कह रहा है यस इट स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए ये गलत है। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्स के डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और लेयर बढ़ जाती है, समझे? ब्यूरोक्रेसी और लेयर बढ़ने के कारण जो है डिसीजन स्लो हो जाता है। नो इट स्लोज डाउन द डिसीजन मेकिंग, ये स्लो कर देता है डिसीजन मेकिंग को। हाँ ये सही जवाब है क्योंकि जब स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना तो डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यदि आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा तो डिले हो जाएगा डिसीजन लेने में, राइट। तो ये सही बात है। फिर का राइट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, तो ये भी गलत है। स्ट्रक्चर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग स्पीड पर। ऑप्शन डी का राइट ओनली अप्लाई टू द स्मॉल डिसीजन, ये भी गलत है। स्ट्रक्चर अप्रोच से क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चरल अप्रोच से स्मॉल और बिग दोनों डिसीजन पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसका सही जवाब है नो इट स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए क्या है कि एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ज़्यादा लेवल होने की वजह से अप्रूवल और कम्युनिकेशन में डिले होता है जो डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई आपको? चलिए अगला सवाल देखते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट फंक्शन।
तो फिर देखिए आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय अप्रेजल, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, एम्प्लॉय काउंसलिंग, एम्प्लॉय वेलफेयर, ऐसे करके मैच द फॉलोइंग बोल देगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा होगा, डेवलपमेंटल कौन सा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा सही जवाब। पहला ऑप्शन कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव है 1, 4 और 6, यानी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन और एम्प्लॉय वेलफेयर। और डेवलपमेंटल कर रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय अप्रेजल और एम्प्लॉय काउंसलिंग। देखते हैं क्या है। देखिए ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन डेली ऑपरेशन और पॉलिसीज हैंडल करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, डेली ऑपरेशन। डेली ऑपरेशन हैंडल करना, और क्या हैंडल करते हैं, पॉलिसीज को हैंडल करते हैं। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और जो डेवलपमेंटल होता है वो डेवलपमेंटल फंक्शन एम्प्लॉय ग्रोथ और परफॉर्मेंस, ठीक है, एम्प्लॉय ग्रोथ और परफॉर्मेंस को फोकस करते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव में हमारा 1, 4 और 6 आएगा, यानी रिक्रूटमेंट, कॉम्पेंसेशन और वेलफेयर। और डेवलपमेंटल में हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय अप्रेजल और एम्प्लॉय काउंसलिंग आता है। ऑप्शन बी का रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव का 2, 3 एंड 4। नहीं, 2 नहीं होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है ना, वो हमारे डेली ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, वो ग्रोथ और परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। मतलब हर एक वो चीज़ जो ग्रोथ और परफॉर्मेंस, जैसे आप ट्रेनिंग हो गया, ग्रोथ से रिलेटेड है, एम्प्लॉय अप्रेजल हो गया, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, काउंसलिंग हो गया, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। लेकिन रिक्रूटमेंट हो गया, फिर आपका कॉम्पेंसेशन हो गया, एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया, ये सब डेली वाला पार्ट है ना, डेली ऑपरेशन और पॉलिसी से रिलेटेड है। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन और वेलफेयर हैंडल डे टू डे मैनेजमेंट नीड होता है। और डेवलपमेंटल में ट्रेनिंग, अप्रेजल और काउंसलिंग। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंटल में डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत सारे एमसीक्यूज के कंटेंट बनाए हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, क्योंकि जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस तरह के कंटेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि व्यूका का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज व्यूका। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्पिटेंसी और एम्बिग्यूटी। ये गलत है, क्योंकि व्यूका में वी जो होता है ना, वी का मतलब होता है वोलेटिलिटी। क्या होता है मतलब वोलेटिलिटी, यहाँ वेलोसिटी नहीं होता है। ऑप्शन बी कर रहा है वोलेटिलिटी, अनडिजायरेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एसिमेट्री। ये भी गलत है। यहाँ पे जो अनडिजायरेबिलिटी है वो गलत है, फिर क्योंकि अनडिजायरेबिलिटी और एसिमेट्री दोनों वर्ड रॉन्ग है। फिर कह रहा है वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी। बिल्कुल सही जवाब है। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी। ऑप्शन डी का रहा है वेलोसिटी। नहीं, ये भी गलत है। देखिए मैं बता दूं आपको इसका मतलब क्या होता है। बी से होता है हमारा वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है रैपिड चेंज होना, ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद आता है हमारा अनसर्टेनिटी। क्या आता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जो हमारा फ्यूचर है वो क्या है, हमारा अनप्रेडिक्टेबल है। फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि सिचुएशन इंटरकनेक्टेड है, सिचुएशन इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और फिर आता है हमारा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं होना, ठीक है। तो यही चीज़ है। वोलेटिलिटी मतलब रैपिड चेंज होना, अनसर्टेनिटी मतलब कि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिचुएशन इंटरकनेक्टेड होता है आपस में, और एम्बिग्यूटी का मतलब कि हमारे पास क्लैरिटी ना होना। चलिए, तो आपको व्यूका का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाउ हैज़ द रोल ऑफ एचआर फंक्शनरी चेंज ओवर द टाइम। एचआर के फंक्शनरी का रोल कैसे चेंज हुआ है। ऑप्शन ए का है इट हैज़ रिमेन द सेम। गलत है, क्योंकि एचआर का रोल डायनेमिक है और बिजनेस नीड के हिसाब से इवॉल्व होता है। फिर बी का है इट हैज़ अंडरगोन ओनली अ क्वांटिटेटिव चेंज। ये भी गलत, ये पार्शियल ट्रूथ है, लेकिन रोल का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी बदला है। फिर का राइट है अंडरगोन अ क्वालिटेटिव चेंज। बिल्कुल सही जवाब। देखिए एचआर फंक्शनरी का रोल अब सिर्फ हायरिंग तक लिमिटेड नहीं है, पहले था हायरिंग तक, लेकिन अब क्या है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग। इसमें क्या जुड़ गया है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग आ गया, एम्प्लॉय डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, ये सब से इन्वॉल्व हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि एक क्वालिटेटिव चेंज दिखा है इसमें। इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो गलत है ना, आज के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एचआर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पहले सिर्फ एचआर जो था ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांजिशनल टास्क करता है, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। एक था एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और एक था डेवलपमेंटल टास्क। तो पहले यहाँ तक लिमिटेड था, मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव तक। लेकिन आज के समय में एचआर बिजनेस गोल के साथ अलाइन होकर स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। समझ रहे हैं कितना इसका रोल कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एचआर।
ठीक है। अब देखिए सवाल है कि डू एचआर फंक्शनरी हैव अ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या एचआर फंक्शनरी का पूरा जिम्मेवारी होती है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन में? ऑप्शन ए कह रहा है यस दे हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत है। देखिए एचआर के अलावा मैनेजर्स और लीडर्स भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नो, दे हैव पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल सम टास्क आर शेयर्ड, ये सही जवाब है। एचआर पॉलिसी और सिस्टम बनता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन में मैनेजर और सुपरवाइजर का भी रोल होता है। फिर कह रहा है यस बट ओनली ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब आप खुद सोचिए कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज मैटर यहाँ करती ही नहीं है। एचआर का रोल हर ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्ड ही होता है। ऑप्शन डी कह रहा है नो दे आर ओनली एडवाइजर। अब ये तो गलत है ना, एचआर सिर्फ एडवाइजर नहीं होते, उनका काम एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग भी होता है। तो एचआर का काम सिस्टम और पॉलिसी डेवलप करना है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप और मैनेजर के साथ शेयर होता है। सवाल है विच वन इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर फंक्शनरी। एचआर फंक्शनरी का की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला कह रहा है ओवरसीइंग ऑल डिपार्टमेंट, ये गलत है। एचआर का फोकस सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड टास्क पर होता है, पूरे डिपार्टमेंट पर नहीं। ये लिखा है ऑल डिपार्टमेंट। ऑल डिपार्टमेंट में क्यों होगा? केवल ह्यूमन रिसोर्स टास्क से रिलेटेड टास्क से ही होगा ना। बी कर रहा है डेवलपिंग एचआर रिलेटेड सिस्टम, बिल्कुल सही जवाब। एचआर फंक्शनरी सिस्टम बनाते हैं, जैसे क्या हो गया आपका रिक्रूटमेंट का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम, ट्रेनिंग के लिए, ये सब के सब सिस्टम एचआर फंक्शनरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फोकसिंग ओनली ऑन पेरोल प्रोसेसिंग, अब ये क्या लगता है आपको? ये तो गलत है ना, क्योंकि पेरोल एक छोटा सा पार्ट होता है एचआर के रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लेकिन उनका रोल काफ़ी ब्रॉडर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि मैनेजिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस, सारे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को मैनेज करना, तो ये गलत है। देखिए फाइनेंस मैनेजमेंट एचआर का काम नहीं है, यह फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट। एचआर फंक्शनरी का एक की रोल सिस्टम और फ्रेमवर्क बनाकर इंश्योर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेस स्मूथली चलें, जैसे हायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल, हायरिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, अप्रेजल हो गया, ये सब के सब स्मूथली चलें, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि व्हाट क्वालिफिकेशन शुड एचआर प्रोफेशनल आइडियली हैव। कैसा क्वालिफिकेशन इनके पास आइडियली होना चाहिए? ठीक है, पहला कह रहा है एनी मैनेजमेंट डिग्री, गलत है, क्योंकि एचआर का काम स्पेसिफिक स्किल और एक्सपर्टाइज डिमांड करता है जो जनरल मैनेजमेंट डिग्री से कवर नहीं होता। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इन एचआरएम, ये बिल्कुल सही जवाब है। एचआर प्रोफेशनल के लिए एचआरएम में स्पेशलाइज नॉलेज होना जरूरी है, जिससे वो पॉलिसीज और स्ट्रेटजी इफेक्टिवली बना सकें। फिर कह रहा है वन नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, यह गलत है। आज के मॉडर्न एरा में एचआर के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वनली अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, तो ये पार्शियल ट्रूथ है, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी के बैकग्राउंड एचआर के काम के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इन एचआरएम, ठीक है। तो ये हमने गलत नहीं, ये सही एक्चुअली, क्योंकि दोस्तों एचआर प्रोफेशनल के लिए एचआरएम में स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो पॉलिसी और स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली बना सकें, ठीक है। तो एचआरएम क्वालिफिकेशन एचआर प्रोफेशनल को एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए रेडी करते हैं। अब आगे बात करते हैं, शुड लाइन मैनेजर भी इन्वॉल्व इन एचआर मैनेजमेंट। क्या लाइन मैनेजर इन्वॉल्व होनी चाहिए एचआर मैनेजमेंट में? ऑप्शन ए कह रहा है नो, दे शुड नॉट मेडल विथ एचआर मैनेजमेंट। अब देखिए ये गलत है, क्योंकि लाइन मैनेजर को अपनी टीम के परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर कह रहा है यस दे प्ले अ रोल इन एचआर मैनेजमेंट, बिल्कुल सही जवाब है। लाइन मैनेजर क्या करती हैं कि इनकी जो टीम होते हैं ना, लाइन मैनेजर अपनी टीम के डेली ऑपरेशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए एचआर के साथ काम करते हैं, राइट। तो टीम का जो डेली ऑपरेशन है और टीम के डेली ऑपरेशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए एचआर के साथ काम करना, ये लाइन मैनेजमेंट का काम होता है। फिर कर रहा है वनली इन द टाइम ऑफ एचआर इमरजेंसी, ये भी गलत है। लाइन मैनेजर का रोल सिर्फ इमरजेंसी तक लिमिटेड नहीं है, वो कंटिन्यूस बेसिस पर एचआर एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर कर रहा है वनली इफ द एचआर प्रोफेशनल अलाउ देम टू, ये भी गलत है। एचआर और लाइन मैनेजर का काम कोलैबोरेशन का होता है और दोनों का रोल इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो लाइन मैनेजर किसी से भी ध्यान देते हैं, मैं एक बार बता दूं आपको, लाइन मैनेजर जो होते हैं ना, वो रिक्रूटमेंट, ठीक है, वो अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, अप्रेजल और ट्रेनिंग, इन जैसे एचआर एक्टिविटीज़ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लाइन मैनेजर, जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, यस दे शुड प्ले अ रोल इन द एचआर मैनेजमेंट, याद रहेगा ना आपको। चलिए दोस्तों, यदि चीज़ें क्लियर हो रही हो, यदि आपको समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। शुड द रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल बी कन्फाइंड ओनली टू द एचआर एक्टिविटी, क्या एचआर प्रोफेशनल का रोल जो है एचआर एक्टिविटी से ही कन्फाइन रखें
ऑप्शन ए कह रहा है यस दे शुड ओनली फोकस ऑन एचआर एक्टिविटी। अब ये गलत है। आज एचआर प्रोफेशनल का रोल काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, जो सिर्फ एचआर टास्क तक लिमिटेड नहीं है, राइट। दे शुड फोकस ओनली ऑन एचआर एक्टिविटी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एचआर प्रोफेशनल का जो रोल है काफ़ी ब्रॉड है। ऑप्शन बी कह रहा है नो दे शुड ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिल्कुल सही जवाब है। एचआर प्रोफेशनल बिजनेस गोल को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि यस दे शुड ओनली प्रोवाइड सपोर्ट टू द लाइन मैनेजर। अब देखिए ये भी गलत जवाब है, क्योंकि एचआर प्रोफेशनल का काम स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल दोनों लेवल पर होता है। देखिए एक होता है स्ट्रेटजिक लेवल पर, एक होता है ऑपरेशनल लेवल पर। ऑप्शन डी कह रहा है ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लिमिटेड स्ट्रेटजिक नीड, ये गलत है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआर का स्ट्रेटजिक रोल जरूरी होता है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इसका सही जवाब क्या हमने देखा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब देखा। देखिए एचआर प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव, अब यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव की, तो जैसे कि आपका हो गया वर्कफोर्स प्लानिंग, फिर जैसे हो गया आपका चेंज मैनेजमेंट, फिर जैसे आपका हो गया लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। वर्कफोर्स प्लानिंग, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, इन सभी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये एचआर प्रोफेशनल का काम होता है। फिर कह रहा है हाउ आर एचआर फंक्शन पोजीशन इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन, तो एचआर के फंक्शन को आज के ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कहाँ पोजीशन किया जाता है? तो पहला कह रहा है दे रिमेन आइसोलेटेड फंक्शन, ये आइसोलेटेड रहते हैं। क्या लगता है? ये गलत है ना। आज के ज़माने में एचआर का रोल आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि हर डिपार्टमेंट के साथ क्लोजली लिंक्ड है। बी कह रहा है दे आर इंटीग्रेटेड विद अदर बिजनेस फंक्शन, बिल्कुल सही जवाब। एचआर आजकल बिजनेस के हर फंक्शन के साथ अलाइन होता है, जैसे फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव किया जा सके, ठीक है। फिर कह रहा है दे आर ओनली सपोर्ट फंक्शन, ये पार्शियली ट्रू है, लेकिन एचआर का रोल अब सपोर्ट के अलावा स्ट्रेटजिक भी हो गया है, ठीक। अभी मैंने ऊपर देखा ना, सपोर्ट तो है, ये स्ट्रेटजिक भी हो गया है, सपोर्ट नहीं हुआ। जैसे यार आउटसोर्स इन मॉस्ट कंपनी, गलत है। आउटसोर्सिंग सिर्फ लिमिटेड एचआर एक्टिविटी के लिए होती है, पूरा एचआर फंक्शन के लिए आउटसोर्स नहीं होता है। तो सवाल क्या था, एचआर फंक्शन का पोजीशन कहाँ किया गया है? तो दूसरे बिजनेस फंक्शन के साथ इंटीग्रेट किया गया है, राइट। तो एचआर अभी के स्ट्रेटजिक पार्टनर है, जो वर्कफोर्स प्लानिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बिजनेस के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता है। डू एचआर फंक्शन हैव अ रिलेशनशिप विद बिजनेस स्ट्रेटजी? अब देखिए यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। ऑप्शन ए कह रहा है नो दे आर अनरिलेटेड टू बिजनेस स्ट्रेटजी, अब ये गलत है। एचआर फंक्शन डायरेक्टली बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है यस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही जवाब है। एचआर का रोल बिजनेस स्ट्रेटजी से क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंटेशन में। देखिए एचआर का जो रोल है ना बिजनेस स्ट्रेटजी के इंप्लीमेंटेशन में की होता है, जैसे टैलेंट एक्विजिशन, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का अलाइनमेंट होता है। ऑप्शन सी कह रहा है ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अब ये गलत है, क्योंकि छोटी हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआर और बिजनेस स्ट्रेटजी का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। मतलब एचआर फंक्शन और बिजनेस स्ट्रेटजी आपस में क्या होना चाहिए? अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। और डी कह रहा है ओनली इन सर्टेन टाइप ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, ये भी गलत है। तो देखिए एचआर बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजिक वर्कफोर्स प्लानिंग करता है और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सेट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए जरूरी है। सवाल है कि व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ पीपल मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी भारत में जो पीपल मैनेजमेंट आया वो किस कारण से आया? आप ऑप्शन ए कर रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अब ये गलत है, क्योंकि यह एक्ट जो था वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए था, पीपल मैनेजमेंट की शुरुआत का इंडिकेटर नहीं था। फैक्ट्रीज एक्ट, ये सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने के लिए था, पीपल मैनेजमेंट के लिए नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, हाँ ये सही है। देखिए पर्सनल मैनेजमेंट का इस्टेब्लिशमेंट पीपल मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप था, जो आगे चलकर एचआरएम का फाउंडेशन बना। इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम एक लेटर स्टेज का कंसेप्ट है, जो पर्सनल मैनेजमेंट के इवोल्यूशन के बाद आया। तो सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंडिया में पीपल मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? पर्सनल मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ, पर्सनल मैनेजमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टार्ट हुआ। और इनिशियली इसने क्या किया? इनिशियली इसने हायरिंग की, इनिशियली इसने बेसिक वेलफेयर पे फोकस किया, ठीक है। और आज एचआरएम के ब्रॉडर डोमेन में डेवलप हो चुका है। ये बातें क्लियर हो रही हैं। अगला सवाल है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडियंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छा सवाल है कि इंडियंस का क्या स्टेटस था इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिपेंडेंस के समय में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंडियन वेयर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब ये गलत है। इंडिपेंडेंस के टाइम में ज़्यादातर इंडियंस को इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोमिनेंट रोल नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी कह रहा है इंडियंस वेयर मोस्टली पर्सनल एंड वेलफेयर ऑफिसर, हाँ ये सही जवाब है। क्यों सही जवाब है? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियंस को ज़्यादातर पर्सनल और वेलफेयर रोल में रखा गया था, उनके पास इंडस्ट्रियल लीडरशिप का मेजर रोल नहीं था। सी कर रहा है इंडियंस हेल्ड नो सिग्निफिकेंट रोल, अब ये गलत है। इंडियंस को कुछ रोल दिए गए थे लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन अभी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था।
फिर कह रहा है इंडियंस वेयर प्राइमरली ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी गलत है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडियंस को ऑनरशिप का कंट्रोल ज़्यादा नहीं था, ये ब्रिटिशर के कंट्रोल में था। तो सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इंडस्ट्री में पर्सनल और वेलफेयर मैनेजमेंट रोल ज़्यादा प्रोमिनेंट थे और लीडर्स के रोल में ज़्यादा ब्रिटिश ही डोमिनेट थे। ठीक है, तो इंडियंस वेयर मोस्टली पर्सनल एंड वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के समय में बताया जा रहा है। अगला सवाल है कि डिड सम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द एचआरएम अप्रोच बिफोर इट बिकम वाइडली रिकॉग्नाइज? तो अच्छा, शायद हमने एक क्वेश्चन स्किप किया है, एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन स्किप हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेयर प्रीवियसली कंसिडर्ड सिनोनिमस विद द पर्सनल मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा टर्म जो है प्रीवियसली सिनोनिमस माना जाता है पर्सनल मैनेजमेंट से? पहला कह रहा है एचआरएम। तो ये एचआरएम अब एक अलग ब्रॉडर कंसेप्ट है जो पर्सनल मैनेजमेंट से इवॉल्व हुआ है। पहले इसका नाम था पर्सनल मैनेजमेंट, अब फिर उसे इवॉल्व, मैंने बोला ना आपको कि पीपल मैनेजमेंट आया कहाँ से? पर्सनल मैनेजमेंट से आया, और इसका पर्सनल मैनेजमेंट के बाद इसका नाम आया एचआरएम। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट। बिल्कुल सही जवाब। पर्सनल मैनेजमेंट को पहले लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन के टर्म्स के साथ सिनोनिमस समझा जाता था। माना जाता है कि लेबर वेलफेयर हुआ, इंडस्ट्रियल रिलेशन हुआ, ये सब के सब पर्सनल मैनेजमेंट ही है। ऑप्शन सी कह रहा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये गलत है, यह सिर्फ एक पार्ट है पर्सनल मैनेजमेंट का, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को कवर नहीं करता। फिर कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और ट्रेनिंग भी एक अलग पार्ट है, लेकिन यह पर्सनल मैनेजमेंट का सिनोनिमस नहीं है। तो दोस्तों, पर्सनल मैनेजमेंट को पहले ये टर्म सिनोनिमस यूज़ किए जाते थे क्योंकि यह वर्कर वेलफेयर और रिलेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। सवाल है कि व्हेन वाज द पर्सनल मैनेजमेंट जनरली एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन इन इंडिया? पर्सनल मैनेजमेंट को प्रोफेशन भारत में कब माना गया? 1940? नहीं, 1940 गलत है। 1950? नहीं। 1960? बिल्कुल सही। देखिए, 1960 में पर्सनल मैनेजमेंट को ऑफिशियली एक प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया था और इसके स्टैंडर्ड को फॉर्मलाइज किया गया था। तो 1960s में पर्सनल मैनेजमेंट को इंडिया में एक प्रोफेशन के रूप में फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला जब यह की फंक्शन के रूप में इंडस्ट्रीज़ में इंप्लीमेंट होने लगा। समझे? तो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को देख रहे हैं, ये कैसे इवॉल्व हुआ था। सवाल है कि डिड सम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द एचआरएम अप्रोच बिफोर इट बिकम वाइडली रिकॉग्नाइज? मतलब क्या है कि क्या किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने एचआरएम के अप्रोच को अडॉप्ट किया था इससे पहले कि वो रिकॉग्नाइज होता? ऑप्शन ए कह रहा है नो, इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर 1980। अब ये गलत है क्योंकि एचआरएम का कंसेप्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 से पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। देखिए, 1960 में क्या आया हमारा? 1960 में आया हमारा पर्सनल मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको बताया ना। 1960 में पर्सनल मैनेजमेंट आया और यही इवॉल्व होकर हमारा एचआरएम बना। ऑप्शन बी कह रहा है यस, सम ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड इट लॉन्ग अगो, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने एचआरएम अप्रोच को पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, जिसमें एक वर्ड आएगा आपका टैलेंट मैनेजमेंट। क्या आएगा? टैलेंट मैनेजमेंट। और कुछ एक वर्ड आएगा आपका स्ट्रेटजिक एचआर प्लानिंग, स्ट्रेटजिक एचआर प्लानिंग। तो देखिए, ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने, टैलेंट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक एचआर प्लानिंग, तो ये सब के सब पहले अडॉप्ट कर लिए थे। ऑप्शन सी कर रहा है वनली इन रिसेंट टाइम, ये भी गलत है। इट हैज़ नेवर बीन वाइडली अडॉप्टेड इन इंडिया, ये भी गलत है। तो देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने एचआरएम को अर्ली स्टेज में अडॉप्ट कर लिया था जब ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट अप्रोच इवॉल्व हो रही थी। फिर कह रहा है हाउ शुड ऑर्गेनाइजेशन हैंडल पास्ट सिस्टम इन द पीपल मैनेजमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द फोकस? मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैंडल करेगा जो पास्ट सिस्टम है पीपल मैनेजमेंट में, क्योंकि फोकस में तो बदलाव आ रही है। ऑप्शन ए कह रहा है पास्ट सिस्टम शुड कंटिन्यू विदाउट चेंज, बिल्कुल सही बात है। पुरानी सिस्टम को कंटिन्यूसली इवॉल्व करते हुए कंटिन्यू किया जाना चाहिए ताकि नए और पुराने अप्रोच का बैलेंस बनाया जा सके। फिर कह रहा है पास्ट सिस्टम मस्ट इंटायरली बी रिप्लेस्ड, अब ये गलत है। पुरानी सिस्टम को रिप्लेस नहीं बल्कि उनको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। पास्ट सिस्टम शुड बी मॉडिफाइड कंटिन्यूसली, ये भी सही है। कंटिन्यूसली पुराने सिस्टम को मॉडिफाई करते रहना चाहिए, लेकिन उनको पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है इट शुड बी इग्नोर्ड, इग्नोर तो नहीं कर सकते। यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पुरानी सिस्टम को कंटिन्यू रखना चाहिए, उनमें उनको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करना चाहिए ताकि न्यू अप्रोच को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिडर द क्रिटिकल एलिमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम? एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर कौन सा क्रिटिकल एलिमेंट माना जाता है? और देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, नहीं। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है ना, ये एचआरएम का पार्ट है। यहाँ पे एचआरडी कह रहा है, ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट, है ना, एचआरडी की बात हो रही है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तो एचआरएम का पार्ट है, मैंने आपको पहले बताया। पेरोल एंड बेनिफिट मैनेजमेंट, तो ये भी हमारा एचआरएम का पार्ट होता है, एचआरडी का पार्ट नहीं है। फिर कह रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यस करेक्ट। एचआरडी सिस्टम में परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब के सब एलिमेंट्स होते हैं, राइट। और डी कह रहा है कॉम्प्लायंस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, अब ये भी गलत है, एचआरएम का पार्ट नहीं है।
ठीक है। तो ये भी HRM के पार्ट है, लेकिन HRD सिस्टम में नहीं। आपसे पूछा कि HRD का कौन कौन सा पार्ट है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो HRD का फोकस होता है एम्प्लॉय की ग्रोथ पर, और परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इसमें क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द मेजर चैलेंज फॉर HR फंक्शनरी इन इंडिया। अभी मैंने आपको HR फंक्शनरी का रोल बताया था ना, इससे पहले स्लाइड में बताया था कि बिजनेस के साथ कितना अलाइनमेंट होता है HR फंक्शनरी का। अब सवाल है कि इनमें से कौन सा चैलेंज है। तो पहला कह रहा है कि प्रोवाइडिंग द सेम ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉय, ये गलत है। हर एम्प्लॉय के लिए सेम ट्रेनिंग देना चैलेंजिंग नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग का कंटेंट पर्सनलाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि कीपिंग वर्कफोर्स अपडेटेड विद द करंट नॉलेज। अब ये बिल्कुल सही जवाब है। HR फंक्शनरी का मेन चैलेंज है कि अपनी वर्कफोर्स को हमेशा करंट और रेलेवेंट से साथ अपडेट करना। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है लिमिटिंग द ट्रेनिंग कंटेंट टू फाउंडेशनल स्किल ओनली। तो ये गलत है। ट्रेनिंग में ओनली फाउंडेशनल स्किल पे फोकस नहीं होता, करंट स्किल और एडवांस नॉलेज भी कवर करते हैं। ऑप्शन डी कर रहा है फोकसिंग सोलली ऑन टेक्निकल स्किल, ये भी गलत है। ट्रेनिंग में टेक्निकल स्किल के अलावा भी सॉफ्ट स्किल और लीडरशिप स्किल को इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, कीपिंग द वर्कफोर्स अपडेटेड विद करंट नॉलेज। सवाल है हाउ डू न्यू स्किल इंटीग्रेट विद ओल्ड स्किल। तो जो नया स्किल है ओल्ड स्किल के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है, तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। पहला कह रहा है कि न्यू स्किल कैन बी ब्लेंडेड इजिली विद ओल्ड वन। न्यू स्किल को हम लोग आसानी से ओल्ड स्किल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, ये गलत है। नए स्किल को पुराने स्किल के साथ ब्लेंड करना हमेशा आसान नहीं होता। बी कह रहा है न्यू स्किल यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट विद ओल्ड वन, ये सही जवाब है। नए स्किल कभी कभी पुराने स्किल के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, स्पेशली जब पुरानी अप्रोच आउटडेटेड हो जाती हैं तो। फिर कह रहा है न्यू स्किल शुड कम्प्लीटली रिप्लेस ओल्ड वन, ये भी गलत है। नए स्किल पुराने स्किल को रिप्लेस नहीं करते बल्कि उनमें इंप्रूवमेंट लाते हैं। फिर डी कर रहा है न्यू स्किल कैन ब्लेंड विद ओल्ड वन ओनली इन रेयर केस, ये भी गलत है। नए स्किल और पुराने स्किल का ब्लेंड होना रेयर नहीं होता, लेकिन कभी कभी उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो देखिए जब नए स्किल सीखे जाते हैं ना, तो पुराने प्रैक्टिस से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि नए स्किल पुराने मेथड को चैलेंज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को नए अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है, समझे। इसीलिए सही जवाब क्या है, न्यू स्किल यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट विद द ओल्ड वन। सवाल है कि व्हाट सर्व एज द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मोस्ट HRD सिस्टम। HRD सिस्टम के लिए बेसिक फ्रेमवर्क का काम क्या करता है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये गलत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन HRD का बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है। फिर कह रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी गलत है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट HRD का पार्ट है, लेकिन उनसे पहले एक सॉलिड फ्रेमवर्क चाहिए। फिर कह रहा है जॉब एनालिसिस, बिल्कुल सही जवाब। जॉब एनालिसिस HRD सिस्टम का बेसिक फ्रेमवर्क है, जिसमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन की जाती हैं। दिस इज द क्लियर वन। याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि HRD सिस्टम का कौन सा बेसिक फ्रेमवर्क है, तो आप बोलेंगे जॉब एनालिसिस का बेसिक फ्रेमवर्क है। क्यों? क्योंकि सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी का रहा है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग गलत है, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग एक एडवांस HRM एलिमेंट है, लेकिन ये HRD सिस्टम का बेस नहीं होता। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि जॉब एनालिसिस से हम हर पोजीशन के लिए ज़रूरी स्किल, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, जो HRD सिस्टम का स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। मतलब जॉब एनालिसिस का रोल ये है कि हमको जितने भी स्किल्स हैं, हमारे पास हमको जितने भी टास्क हैं, राइट, स्किल हो गया, टास्क हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गए, उन सबका हमको जानकारी मिलता है जॉब एनालिसिस से, और फिर HRD सिस्टम को स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। सवाल है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज वन सिस्टम विच हैज़ क्वालिटेटिवली गॉट मॉडिफाइड, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्वालिटेटिवली मॉडिफाइड हुआ है, क्या ये सही है गलत है? ये सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को टाइम के साथ मॉडिफाई किया गया है और अब यह एक क्वालिटेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रू है। सवाल है कि परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट है, ये बिल्कुल सही जवाब है। परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम अलग होते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू करता है करंट परफॉर्मेंस को, और पोटेंशियल अप्रेजल फ्यूचर कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करता है। हैव लॉट इन कॉमन, ये गलत है। दोनों सिस्टम अपने अपने पर्पज़ में डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों को कंबाइन करके बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और वनली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन फोकस और पर्पस अलग होते हैं। और ऑप्शन डी का रहा है और द सेम सिस्टम, सेम सिस्टम तो है ही नहीं। तो इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का फोकस होता है कि हमारा करंट परफॉर्मेंस क्या है उस पर, जबकि पोटेंशियल अप्रेजल का फोकस होता है कि हमारा फ्यूचर पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना, यानी हमारी कैपेबिलिटीज़ को चेक करना। सवाल है कि कैरियर प्लानिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो ऑप्शन ए का रहा है कि एज अ फाइनेंशियल एक्सरसाइज। तो कैरियर प्लानिंग का डायरेक्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, यह मेनली एम्प्लॉय की ग्रोथ और कैरियर पे से रिलेटेड होता है। ऑप्शन बी का रहा है मोटिवेशनल एक्सरसाइज। हाँ, ये सही है। कैरियर प्लानिंग का एक मोटिवेशनल एक्सरसाइज है, जिसमें एम्प्लॉय को अपने कैरियर गोल अचीव करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट किया जाता है। मतलब आपको गोल अचीव करना है ना, तो आपको क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे, ठीक है, आपको क्या करेंगे मोटिवेट करेंगे।
ठीक है, गोल अचीव करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट किया जाता है। फिर कह रहा है रेगुलेटरी एक्सरसाइज, ये भी गलत है। रेगुलेटरी एक्सरसाइज का मतलब होता है लीगल और पॉलिसी रिलेटेड एक्टिविटी जो कैरियर प्लानिंग से डिफरेंट होती है। ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रेटजिक एक्सरसाइज, ये भी गलत है। कैरियर प्लानिंग में स्ट्रेटजी तो होती है लेकिन ज़्यादा मोटिवेशनल और ग्रोथ फोकस एक्सरसाइज है ये। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि कैरियर प्लानिंग का मेन गोल एम्प्लॉय को अपने कैरियर पाथ को समझने और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए मोटिवेट करना है, इसीलिए यह एक तरह का मोटिवेशनल एक्सरसाइज है। सवाल है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज एंड बिजनेस इट इज़ रेफर्ड टू एज, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन साइज और बिजनेस में ग्रो करता है इसको क्या बोलते हैं? पहला कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये गलत है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का फोकस एम्प्लॉय डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे होता है। दो चीज़ मैं बताया आपको, एम्प्लॉय को डेवलप करना और दूसरा चीज़ क्या बताया आपको, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का गोल इन दोनों चीज़ पे होता है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे, ना कि साइज और बिजनेस ग्रोथ पे। फिर कह रहा है बिजनेस एक्सपेंशन, ये भी गलत है। बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब है बिजनेस को नए मार्केट में ले जाना, लेकिन यह डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। फिर ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, सी क्या कर रहा है? सी कह रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, यस करेक्ट, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज और बिजनेस को एक्सपेंड करता है ना तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ बोलते हैं। बिजनेस इवोल्यूशन भी गलत है। तो याद रखिएगा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज और ऑपरेशन को बढ़ाता है तब इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कहते हैं। यह बिजनेस की स्टेबिलिटी और मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करता है। एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, द एचआर डिपार्टमेंट शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन एचआर फंक्शन एंड हैज नो रोल इन बिजनेस प्लानिंग। देखिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तो गलत होगा ना, क्योंकि अगर एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने फंक्शन तक लिमिटेड रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रेटजी और प्लानिंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो एचआर डिपार्टमेंट को बिजनेस प्लानिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि ह्यूमन रिसोर्स को बिजनेस गोल के साथ अलाइन करना। देखिए एक तरफ है ह्यूमन रिसोर्स और एक है हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी, दोनों को हमें क्या करना है? अलाइन करना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एचआर मैनेजर क्या करे? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एचआर मैनेजर शुड ओनली नो व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर नीडेड फॉर अ जॉब, ये गलत है। एचआर मैनेजर को सिर्फ लोगों की रिक्वायरमेंट समझनी नहीं होती, उनके जॉब की एक्टिविटी और रिक्वायरमेंट को भी समझना पड़ता है। फिर कह रहा है नॉट नीड टू अंडरस्टैंड जॉब एक्टिविटी, ये भी गलत है। अगर एचआर मैनेजर को जॉब एक्टिविटी का समझ नहीं होगा तो वो सही कैंडिडेट का सिलेक्शन करेगा कैसे? अब जॉब में करना क्या है यही नहीं पता है तो आप सेलेक्ट कैसे कीजिएगा, ठीक है। फिर ऑप्शन सी कर रहा है कि लीव जॉब एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग टू लाइन मैनेजर, अब ये भी गलत है। एचआर मैनेजर को जॉब एक्टिविटी का समझना जरूरी होना चाहिए और लाइन मैनेजर से कोलैबोरेशन होना चाहिए, मैंने पहले बताया था। अंडरस्टैंड बोथ जॉब रिक्वायरमेंट एंड एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। देखिए एचआर मैनेजर को जॉब के लिए रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्टिविटीज़ को समझना जरूरी है ताकि वो अपने रिक्रूटमेंट और प्लानिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सके। अगला सवाल है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है जॉब एनालिसिस के लिए वो क्या होता है? अभी मैंने आपको जॉब एनालिसिस के बारे में बताया था पिछले कुछ क्वेश्चन में। अब इसका सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? पहला कह रहा है जॉब होल्डर, गलत। जॉब होल्डर से डेटा लेना इनसफिशिएंट होगा क्योंकि दूसरे सोर्स भी जरूरी होते हैं। भी कह रहा है सुपरवाइजर, ये भी गलत है। सुपरवाइजर से इंपॉर्टेंट डेटा मिलती है लेकिन सिर्फ उन्हीं पर रिलाई करना सही नहीं है। फिर कह रहा है जॉब होल्डर, सुपरवाइजर एंड जॉब एनालिस्ट, ये सही जवाब है। जॉब होल्डर, सुपरवाइजर और जॉब एनालिस्ट ये तीनों की सोर्स होते हैं जॉब एनालिसिस डेटा के लिए। और फिर कह रहा है जॉब एनालिस्ट वाले, ये भी गलत है। देखिए जॉब एनालिसिस के लिए डेटा गैदर करते वक्त सभी स्टेक होल्डर की इनपुट लेने जरूरी है। अब स्टेक होल्डर में जॉब होल्डर आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं और जॉब एनालिस्ट आते हैं। अगला सवाल है कि जो हमारा जॉब एनालिसिस है जिसके अंदर दो पार्ट होता है, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, ये बेसिक डेटा प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? आइए देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग, क्या लगता है ये ऑप्शन? ये गलत है ना, क्योंकि जॉब एनालिसिस का डायरेक्ट लिंक ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग से नहीं होता, यह मेनली एचआर फंक्शन से, एचआर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बी कह रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एचआर फंक्शन, बिल्कुल सही जवाब। जॉब एनालिसिस से जो डेटा हमें मिलती है उससे एचआर फंक्शन, अब एचआर फंक्शन का मैं नाम बताऊँ, जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट हो गया, उसके बाद मान लीजिए ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद मान लीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया। तो जॉब एनालिसिस से जो हमें डेटा मिलती है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, मैंने आपको दो ही बताया, एक तो देखिए डिस्क्रिप्शन बताया और स्पेसिफिकेशन बताया, यही होता है हमारा जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस जो हमें डेटा मिलती है उससे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसको इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही जवाब है। फिर कह रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल ओनली, ये भी गलत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इंपॉर्टेंट एचआर फंक्शन है लेकिन जॉब एनालिसिस का यूज और भी एचआर एक्टिविटीज़ में होता है।
फिर कह रहा है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन ओनली, ये भी गलत है। तो याद रखिएगा कि जॉब एनालिसिस से एचआर फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, जैसे रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। आपके सामने कुछ एक्टिविटी आइटम्स दिए हुए हैं, उसको जेडी और जेएस में क्लासीफाई करना है। जेडी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जेएस यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन। इस क्वेश्चन से आपका चेकिंग होगा कि आप डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन समझते हैं या नहीं समझते हैं। जैसे देखिए जॉब आइडेंटिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब समरी, ड्यूटी परफॉर्म, नॉलेज एंड स्किल, फिजिकल मेकअप, मशीन टूल्स, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, वर्किंग कंडीशन, इंटरेस्ट, पैशन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको, बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे। देखिए पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जॉब के मेन एस्पेक्ट। अब देखिए जैसे आप पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे देखिए ये जॉब आइडेंटिफिकेशन है ना, तो ये जॉब के डिस्क्रिप्शन में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जॉब का मेन एस्पेक्ट होता है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस में डालिएगा बताइए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जो है आपका जॉब के स्पेसिफिकेशन में जाएगा। जॉब का समरी किस में जाएगा, ठीक है। तो जॉब का जो समरी है, मतलब एक प्रॉपर जॉब का जो समरी आता है वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा। ड्यूटीज़ ड्यूटीज़ जो हम परफॉर्म करेंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में जाएगा। नॉलेज एंड स्किल नॉलेज सब जा जाता है हमारा स्पेसिफिकेशन में, दिस कम्स अंडर स्पेसिफिकेशन। अब देखते हैं फिजिकल मेकअप। तो फिजिकल मेकअप किस में जाएगा बताइए। फिजिकल मेकअप की बात करें तो फिजिकल, फिर कह रहा है मशीन टूल्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मशीन टूल्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड जो है हमारा, ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन में जाएगा। और मशीन टूल्स वाला हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएगा। एक्सपीरियंस हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन में जाएगा। वर्किंग कंडीशन जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएगा। और इंटरेस्ट एंड पैशन जॉब स्पेसिफिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन एकदम क्लैरिटी रखना है कि व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब से मेन एस्पेक्ट आते हैं, राइट। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, फिजिकल रिक्वायरमेंट, ये सब का सब होता है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब समरी, ड्यूटीज़, वर्किंग कंडीशन, ये सब के सब हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। कौन सा मशीन लगेगा, क्या वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, ये सब चीज़। और स्पेसिफिकेशन में क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पैसन क्या है, फिर एक्सपीरियंस कितनी चाहिए, ठीक है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, दिस कम्स अंडर जॉब स्पेसिफिकेशन। तो दोनों में क्लैरिटी होना चाहिए डिफरेंस का। अगला सवाल है व्हाई शुड ट्रेनिंग भी प्रोवाइडेड इन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग क्यों देना जरूरी है बताइए, ट्रेनिंग देना क्यों जरूरी है। तो ट्रेनिंग देना क्यों जरूरी है बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ने कह रहा है बिकॉज पीपल लाइक टू लर्न न्यू थिंग। अब ये गलत है, यह रीज़न थोड़ा सा जनरल है लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती। बी कह रहा है टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्किल रिक्वायरमेंट। तो ये देखिए बिल्कुल सही जवाब है, ट्रेनिंग का मेन पर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल और स्किल रिक्वायरमेंट मीट करना है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू एम्प्लॉय। ये तो गलत है, एंटरटेनमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग का गोल जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना नहीं होता बल्कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को बेटर बनाने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी सही है। फिर कह रहा है एम्प्लॉय कैन लर्न। ऑप्शन ने कह रहा है एनीथिंग दे डिज़ायर फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। फिर ओनली स्किल दैट अलाइन विथ ऑर्गेनाइजेशन गोल, हाँ ये सही जवाब है। एम्प्लॉय को वो स्किल सिखाई जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स और गोल से मैच करते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट मीन्स द सेम थिंग। क्या लगता है ये तीनों सेम है क्या? नहीं, ये सब अलग अलग हैं। फिर कह रहा है आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये भी गलत है, इनरिलेटेड नहीं, इनका स्कोप अलग होता है, ठीक है। कंसेप्ट तो रिलेटेड है लेकिन स्कोप अलग है। फिर कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है कि दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड नीड टू बी डिफरेंशिएटेड। ये सही जवाब है। ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट के अपने अपने मीनिंग होते हैं और इन्हें समझना जरूरी है। ऑप्शन डी कह रहा है कि आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। ये भी गलत है, इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। तो देखिए ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट तीनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको केवल सिर्फ स्पेसिफिक स्किल सीखी जाती है, सिखाई जाती है, ठीक है। एजुकेशन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, ठीक है। और डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कैरियर प्लानिंग के लिए होता है। फिर कह रहा है कि पेडागॉजी एंड एंड्रागॉजी मीन्स द सेम थिंग। गलत है, ये दोनों अलग अलग टीचिंग अप्रोचेज हैं। ऑप्शन बी कह रहा है रेफर टू द डिफरेंट टीचिंग अप्रोच फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। बिल्कुल सही बात है। पेडागॉजी बच्चों के लिए होता है और एंड्रागॉजी एडल्ट के लिए होता है। ए से एंड्रागॉजी, ए से एडल्ट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर कह रहा है दे आर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग। ये भी गलत है।
ये लर्निंग मेथड का अप्रोच है ना कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी कह रहा है आर मेथड एक्सक्लूसिवली फॉर क्लासरूम टीचिंग, ये गलत है। यह मेथड क्लासरूम से बाहर भी यूज किए जा सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि पेडागॉगी बच्चों के लिए होता है जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा होता है, एंड्रागॉगी एडल्ट के लिए होता है जिसमें लीडर्स खुद एक्टिवली सीखते हैं, ठीक है, सीख रहे होते हैं। तो ये एंड्रागॉगी और पेडागॉगी आपको समझ में आना चाहिए। टीचर्स का रोल कहाँ पे ज़्यादा होता है? पेडागॉगी में, राइट। कह रहा है कि लर्निंग विल टेक्स प्लेस ओनली इफ देयर इज अ मोटिवेशन। ऑप्शन ए कह रहा है देयर इज अ मोटिवेशन। ऑप्शन बी कह रहा है ट्रेनर फोर्सेज इट। तो देयर इज अ मोटिवेशन बिल्कुल सही जवाब है। लर्निंग तभी होगा जब मोटिवेशन रहे, ठीक है, क्योंकि जब लोग मोटिवेटेड होते हैं ना तभी वो इफेक्टिवली सीखते हैं। मोटिवेशन लर्निंग के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन बी कर रहा है कि ओनली इफ द ट्रेनर फोर्सेज ऑन इट। क्या लगता है ये? तो ट्रेनर फोर्सेज, ये गलत है। अब जब ट्रेनर फोर्स करेगा तब लर्निंग नेचुरल नहीं ना होगी। मोटिवेशन और इंटरेस्ट सीखना जरूरी है। फिर सी कर रहा है द एनवायरनमेंट इज रिलैक्स्ड, ये भी गलत है। रिलैक्स इन्वायरमेंट हेल्पफुल हो सकता है लेकिन मोटिवेशन सबसे ज़्यादा जरूरी लर्निंग के लिए है। फिर कह रहा है नो असेसमेंट इज डन, अब ये भी गलत है। असेसमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन लर्निंग का फैक्टर सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो जब लर्नर को अपने लर्निंग गोल अचीव करने की मोटिवेशन मिलती है तभी वो इफेक्टिवली सीखते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। वेन एवर देयर इज अ मोटिवेशन लर्निंग विल टेक्स प्लेस। ऑल ट्रेनिंग्स वुड बी कंडक्टेड इन हाउस फॉर बेटर कंट्रोल, मतलब सारे ट्रेनिंग को हमें इन हाउस कंडक्ट करना चाहिए बेटर कंट्रोल के लिए। तो ये गलत है क्योंकि इन हाउस ट्रेनिंग का फ़ायदा होता है लेकिन हर सिचुएशन में यह बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। एक्सटर्नली टू लिवरेज एक्सपर्टाइज, ये गलत है। एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी अच्छी हो सकती है पर हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। फिर ऑप्शन सी कर रहा है कि आइदर इन हाउस और एक्सटर्नली बेस्ड ऑन द नीड्स, मतलब इन हाउस भी कर सकते हैं एक्सटर्नली भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ट्रेनिंग की लोकेशन और मेथड को नीड के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। फिर कह रहा है बाय द एचआर डिपार्टमेंट ओनली, तो ये गलत है। ट्रेनिंग सब डिपार्टमेंट मिलकर करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट भी मदद करता है लेकिन यह सिर्फ एचआर का काम नहीं होता है। तो ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए डिसीजन इन हाउस या एक्सटर्नल एक्सपर्ट के बीच काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका कॉस्ट, जैसे कि आपका टॉपिक एक्सपर्टाइज, जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब पूछा गया है टीएनए क्या होता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनफॉर्मल प्रोसेस है जो कि एजम्पशन पे बेस्ड होता है, ये गलत है। टीएनए एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, राइट, और एजम्पशन पे नहीं चलता ये। फिर कह रहा है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई गैप बिटवीन द करंट एंड डिजायर्ड स्किल, बिल्कुल सही जवाब है। टीएनए का मेन रोल ये होता है कि करंट स्किल और डिजायर्ड स्किल के बीच के गैप को आइडेंटिफाई किया जाए। ऑप्शन सी कह रहा है वन टाइम एक्टिविटी टू इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये गलत है। टीएनए एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करने का काम अलग होता है। और कंडक्टेड ओनली फॉर सीनियर मैनेजमेंट, ये भी गलत है। टीएनए सब एम्प्लॉय के लिए कंडक्ट की जाती है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो हमारे जो करंट स्किल हैं और डिजायर स्किल में गैप क्या है उसके बेसिस पे टीएनए होता है। ट्रेनिंग प्लान का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्लान? ऑप्शन ए कह रहा है कि समरी ऑफ ऑल द ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाइड, तो ये गलत है। ट्रेनिंग प्लान सिर्फ नीड को समरी नहीं होता, उसमें ट्रेनिंग के स्केड्यूल और डिटेल इंक्लूडेड होते हैं। फिर कह रहा है लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन टू बी कंडक्टेड, बिल्कुल सही जवाब है। ट्रेनिंग प्लान एक डिटेल लिस्ट होता है जो बताता है कि कौन सा ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए जाएँ। फिर कह रहा है डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द पास्ट ट्रेनिंग सेशन, ये भी गलत है। इवैल्यूएशन ऑफ द पास्ट ट्रेनिंग सेशन एक अलग प्रोसेस होता है जो ट्रेनिंग प्लान का पार्ट नहीं होता है। फिर कह रहा है गाइड फॉर ट्रेनर टू फॉलो, ये गलत है क्योंकि यह ट्रेनर मैनुअल हो सकता है लेकिन ट्रेनिंग प्लान एक लिस्ट होती है जो फ्यूचर सेशन के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ परफेक्ट है, अ लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन टू बी कंडक्टेड, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्लान का मतलब होता है कि डिटेल लिस्ट जिसमें वो सब सेशन इंक्लूडेड होते हैं जो फ्यूचर में कंडक्ट किए जाएँ। अगला सवाल है कि द मेथडोलॉजी यूज इन ट्रेनिंग आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, तो जो मेथडोलॉजी हम लोग ट्रेनिंग में यूज करते हैं वो प्राइमरली कौन डिसाइड करता है? तो पहला कह रहा है ट्रेनर स्किल, यानी ट्रेनर के स्किल डिसाइड करते हैं। और ये गलत है क्योंकि ट्रेनर की स्किल जरूरी है पर ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का डिसीजन कंटेंट और ऑडियंस के नीड पर डिपेंड करता है। फिर कह रहा है द नेचर ऑफ द कंटेंट एंड द ऑडियंस नीड, देखिए ये सही जवाब है। ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी का सिलेक्शन कंटेंट और ऑडियंस के नीड के हिसाब से किया जाना चाहिए। फिर कह रहा है कितना बजट हमने एलोकेट किया, बजट तो इंपॉर्टेंट है ही है लेकिन ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस कंटेंट और ऑडियंस पे डिपेंड करता है। फिर कह रहा है द प्रेफरेंस ऑफ द एचआर टीम, ये गलत है क्योंकि एचआर टीम की जो प्रेफरेंस है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है लेकिन ट्रेनिंग की जो मेथडोलॉजी है वो ऑडियंस के नीड के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारी ऑडियंस की नीड क्या है, हमारे कंटेंट का नेचर क्या है। तो ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी का सिलेक्शन प्राइमरली कंटेंट और ऑडियंस, दो वर्ड में बता रहा हूँ, एक तो कंटेंट है और दूसरा क्या है हमारा ऑडियंस है, ठीक है। इन दोनों चीज़ के बेसिस पर जो है होना चाहिए, ठीक है। हर ऑडियंस का लर्निंग स्टाइल अलग होता है इसलिए मेथडोलॉजी को यूज हिसाब से चूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन,
ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन ऑप्शनल है और एसेंशियल नहीं है। अब ये देखिए ये गलत है, इवैल्यूएशन जरूरी है क्योंकि ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर करना जरूरी है। फिर बी कह रहा है कैन ऑलवेज बी क्वान्टिफाइड प्रिसाइजली। अब ये गलत है, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कभी कभी सब्जेक्टिव होता है और सारी चीज़ें क्वान्टिफाई नहीं की जा सकती हैं। फिर कह रहा है इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप बट नॉट ऑल एस्पेक्ट कैन बी क्वान्टिफाइड। बिल्कुल सही जवाब, इवैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है लेकिन हर एस्पेक्ट को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। शुड बी अवॉइडेड टू सेव कॉस्ट, ये गलत है, इवैल्यूएशन कॉस्ट सेविंग के लिए नहीं अवॉइड की जाती, ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस को ट्रैक करना जरूरी है। तो देखिए ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन जरूरी है ताकि हम जानें कि ट्रेनिंग ने किस लेवल तक रिजल्ट दिए हैं, लेकिन सभी एस्पेक्ट को एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, जैसे मोटिवेशन को, एटीट्यूड के चेंज को, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर सवाल है कि जो हमारे ऑपरेशनल पर्सनल होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ऑपरेशनल पर्सनल डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग इन टीचिंग मेथोडोलॉजी। क्या लगता है ये? तो ये गलत है क्योंकि ऑपरेशनल पर्सनल को भी नॉलेज शेयरिंग के लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी सीखना जरूरी होता है। बी कह रहा है शुड फोकस ओनली ऑन ऑपरेशनल स्किल। अब ये ऑप्शन गलत है, उन्हें ऑपरेशनल स्किल के साथ साथ नॉलेज शेयरिंग के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। सो बी सी कह रहा है कि दे बेनिफिट फ्रॉम ट्रेनिंग इन टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉर नॉलेज शेयरिंग। हाँ, ऑपरेशनल पर्सनल को टीचिंग मेथोडोलॉजी का ट्रेनिंग देना उनकी नॉलेज शेयरिंग और टीम कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है। तो यदि आप ऑपरेशनल पर्सनल को टीचिंग मेथोडोलॉजी का ट्रेनिंग देंगे ना तो उनके नॉलेज शेयरिंग को इम्प्रूव करेगा, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करेगा। तो सी नंबर सही है। ऑप्शन डी कह रहा है नीड्स ट्रेनिंग ओनली ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग। ऐसा नहीं है, ऑन बोर्डिंग के बाद भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो हमने क्या देखा कि ऑपरेशनल पर्सनल को टीचिंग मेथोडोलॉजी सीखना उनके लिए बेनिफिशियल है ताकि वो अपने स्किल और नॉलेज को इफेक्टिवली शेयर कर सकें। सवाल है कि ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? लर्निंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान सुनिए। लर्निंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ गलत। ट्रेनिंग का प्राइमरी पर्पस है प्रेजेंट जॉब के लिए होता है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट का। ध्यान रखिएगा, जो हमारा फ्यूचर ग्रोथ होता है ना उसके लिए उसका मतलब होता है डेवलपमेंट। फिर कह रहा है लर्निंग रिलेटेड, हाँ ये सही जवाब है। ट्रेनिंग का पर्पस है कि जो हमारे प्रेजेंट जॉब है उसके लिए जो लर्निंग होता है उसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट टू द एम्प्लॉय, ये गलत है। सर्टिफिकेशन एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन ट्रेनिंग का मेन फोकस लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट होता है। प्रोवाइडिंग इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन इमेज, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग एक इनडायरेक्ट फैक्टर है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, प्राइमरीली फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है ना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉय को उनके करंट जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज मिले जिससे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। अब पूछा गया कि डेवलपमेंट का पर्पस बता दो। लर्निंग फॉर ग्रोथ नॉट टाइड टू द स्पेसिफिक जॉब, ये सही जवाब है। डेवलपमेंट का मेन पर्पस है एम्प्लॉय को उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करना और ये किसी स्पेसिफिक जॉब से नहीं जुड़ता, मतलब उनका जो फ्यूचर जॉब है उनके लिए उनको ये करना। फिर कह रहा है इन्हांसिंग स्किल ओनली फॉर द करंट रोल, नहीं ये तो ट्रेनिंग हो गया। टू मीट कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट, तो फिर तो ये कह रहा है कि कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्प्लाइंस के लिए ट्रेनिंग देना नहीं होता, ये ग्रोथ और कैरियर इन्हांसमेंट के लिए होता है। फिर कह रहा है ट्रेनिंग एम्प्लॉय फॉर ऑपरेशनल टास्क, ये भी गलत है। ऑपरेशनल टास्क के लिए ट्रेनिंग होती है। डेवलपमेंट का पर्पस जो है ब्रॉडर ग्रोथ और कैरियर इन्हांसमेंट होता है। तो डेवलपमेंट का फोकस एम्प्लॉय के फ्यूचर ग्रोथ पे होता है, उनके स्किल को ब्रॉड करता है और उन्हें मल्टीपल रोल के लिए प्रिपेयर करता है, राइट। फिर अब हम लोग एटीट्यूड पे आते हैं। एटीट्यूड से रिलेटेड देखिए पहला सवाल आपके सामने है कि एटीट्यूड क्या होता है। पहला कह रहा है कि जनरल हैबिट ऑफ बिहेवियर, यानी कि एटीट्यूड, ये गलत है। एटीट्यूड सिर्फ बिहेवियर का हैबिट नहीं होता, बेसिकली यह एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में फीलिंग और बिलीफ से लिंक्ड होता है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में फीलिंग क्या है हमारी, उससे लिंक्ड होता है। इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट अबाउट विच अ पर्सन हैज़ फीलिंग एंड बिलीफ, ये सही बात है। एटीट्यूड एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में फीलिंग और बिलीफ को दिखाता है, जैसे हमारे व्यूज़, हमारे ओपिनियन किसी चीज़ या सिचुएशन के बारे में क्या है। सी कह रहा है ये कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द बिलीफ एंड फीलिंग, ये गलत है। एटीट्यूड बिलीफ और फीलिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होता है या कोई रैंडम बिहेवियर नहीं होता। अ फिक्स स्टेट दैट कैन नॉट बी चेंज, ये गलत है। एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, यह फिक्स स्टेट नहीं है। तो एटीट्यूड किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, पर्सन के बारे में हमारी फीलिंग और बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है, यह हमारी थिंकिंग और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एटीट्यूड हैव नो इम्पैक्ट ऑन पर्सन इमोशन, क्या लगता है? ये गलत है। एटीट्यूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इमोशन पे, क्योंकि हमारी फीलिंग ही एटीट्यूड को सेव करते हैं। फिर कह रहा है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पर्सन इमोशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे एटीट्यूड डायरेक्टली हमारे इमोशन को अफेक्ट करते हैं। तो जो हमारे एटीट्यूड होगा ना तो वो हमारे इमोशन को अफेक्ट करेंगे, राइट। तो जैसे किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग होना। फिर कह रहा है कि लिमिटेड रोल इन शेपिंग बिहेवियर, ये गलत है। एटीट्यूड का बिहेवियर पे एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं होता। फिर कह रहा है कि टेम्प्रोरी इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म बिहेवियर पे होता है, ना कि ये टेम्प्रोरी नहीं होता। तो देखिए एटीट्यूड से हमें इमोशन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जो हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को सेव करते हैं। तो और यही क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को सेव करता है।
सवाल है कि हाउ डू एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय अफेक्ट देयर वर्क। पहला कह रहा है दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन वर्क परफॉर्मेंस, गलत। एम्प्लॉय के एटीट्यूड उनके परफॉर्मेंस पे बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालते हैं, दे हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वर्क परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही जवाब है। एम्प्लॉय का पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड उनकी प्रोडक्टिविटी, वर्क क्वालिटी, टीम वर्क को अफेक्ट करता है। सी कह रहा है कि दे ओनली इन्फ्लुएंस टीम वर्क, ये गलत है। एटीट्यूड सिर्फ टीम वर्क को नहीं पूरे वर्क परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। डी कह रहा है कि दे अफेक्ट ओनली नॉन टेक्निकल टास्क, देखिए ये गलत है, एटीट्यूड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टास्क को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही है, दे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वर्क परफॉर्मेंस। सवाल है कि एटीट्यूड बनता कैसे है, हाउ आर एटीट्यूड फॉर्म्ड। ऑप्शन ए कह रहा है कि दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ओनली, ये गलत है क्योंकि एटीट्यूड सिर्फ फैक्ट पर नहीं बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस और फीलिंग पर बनता है। बी कह रहा है कि मिक्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड बिलीफ। हाँ, एटीट्यूड हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस, फीलिंग और बिलीफ से मिलके बनते हैं, यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। फिर कह रहा है कि एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स ओनली, ये गलत है। एटीट्यूड एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन पर नहीं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और बिलीफ पर बनते हैं। रैंडम एजम्पशन, ये भी गलत है, रैंडम एजम्पशन पे नहीं बनता बल्कि डीपली रूटेड एक्सपीरियंस और इमोशन पर बेस्ड होता है ये। फिर सवाल है कि चेंजिंग एटीट्यूड इज, ऑप्शन ए कह रहा है नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट पीपल, गलत है। एटीट्यूड को चेंज करना मुश्किल तो हो सकता है लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बट चैलेंजिंग, बिल्कुल सही जवाब है। एटीट्यूड को चेंज करना पॉसिबल है लेकिन इसके लिए एफर्ट और स्पेसिफिक टेक्निक की ज़रूरत होती है। ईजी फॉर एवरीवन, ये गलत है। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ये भी गलत है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट तो होता है लेकिन एटीट्यूड चेंज प्राइमरली इंटरनल फैक्टर और उनके सेल्फ रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। तो एटीट्यूड को चेंज करना चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन यह पॉसिबल है अगर प्रॉपर अप्रोच और टेक्निक को यूज़ किया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैरियर टू चेंजिंग एटीट्यूड कैन बी ओवरकम बाय। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि एटीट्यूड को चेंज करना डिफिकल्ट है, कुछ बैरियर हैं, उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे। बाय इग्नोरिंग द बैरियर, गलत। यूजिंग ए स्पेसिफिक टेक्निक एंड अप्रोच, ये सही है। सवाल है कि इंडिविजुअल के कैरियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन अलोन, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गलत है। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्ट हो सकती है लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंडिविजुअल अलोन, ये भी इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है। तो सही जवाब होगा बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ग्रोथ को मैनेज करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना होता है। अब बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं तो इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कैसे करेगा, है ना। और ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि कैरियर प्लानिंग क्या होता है। इज़ वन टाइम एक्सरसाइज, गलत। कैरियर प्लानिंग सिर्फ एक बार का काम नहीं होता, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। फिर कह रहा है कि रिक्वायर रेगुलर अपडेट एंड चेंजेस, बिल्कुल सही जवाब है। कैरियर प्लानिंग को रेगुलर अपडेट और चेंजेस की ज़रूरत होती है ताकि वो चेंजिंग सर्कमस्टांस और पर्सनल गोल के साथ अलाइन हो। इज़ इररिलेवेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि एम्प्लॉय की ग्रोथ और इंगेजमेंट के लिए ज़रूरी है। डज नॉट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये भी गलत है। कैरियर प्लानिंग का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होता है जो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कैरियर प्लानिंग को हर टाइम अपने गोल और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। यह कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अब सवाल है कि कैरियर प्लानिंग के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ आता है। पहला कह रहा है कि सीक्वेंसिंग इवेंट फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। कैरियर प्लानिंग में इवेंट को सीक्वेंस किया जाता है, जैसे कि स्किल हो गया, जैसे कि आपका डेवलपमेंट हो गया, जैसे कि आपका जॉब का असाइनमेंट हो गया या कैरियर ट्रांजिशन हो गया, ये सबको जो है सीक्वेंसिंग इवेंट होता है डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है इमीडिएट जॉब प्लेसमेंट ओनली, ये गलत है। कैरियर प्लानिंग में इमीडिएट जॉब प्लेसमेंट का स्कोप होता ही नहीं है, ठीक है। यह लॉन्ग टर्म गोल और डेवलपमेंट पे फोकस करता है। फिर कह रहा है सेटिंग ए स्टैटिक गोल विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी गलत है। कैरियर प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और गोल को अडॉप्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांस। ऑप्शन डी कह रहा है सोलली फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन नीड, ये भी गलत है। कैरियर प्लानिंग में इंडिविजुअल नीड और गोल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नीड पे फोकस नहीं होता। तो सही जवाब है कैरियर प्लानिंग का मेन फोकस अपने डेवलपमेंट के लिए इवेंट को सीक्वेंस करना होता है, जैसे स्किल डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस गेन करना और कैरियर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ठीक है। अगला सवाल है कि कैरियर प्रोग्रेशन क्या होता है। पहला कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या लगता है। तो ये गलत है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है लेकिन कैरियर प्रोग्रेशन इंडिविजुअल का भी पार्ट होता है, द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। तो कैरियर प्रोग्रेशन किसी का हक नहीं होता, यह एक अपॉर्चुनिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों की एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। यस, ये सही है कि सॉरी, यहाँ पे ये भी नहीं सही है, कोलैबोरेटिव एफर्ट भी नहीं होगा क्योंकि कैरियर प्रोग्रेशन एक प्रिविलेज नहीं है, ना कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कि कैरियर प्रोग्रेशन एक प्रिविलेज पार्ट है जो कि अपॉर्चुनिटी और एफर्ट पे डिपेंड करता है, यह किसी का हक नहीं होता। फिर कह रहा है कि कैरियर प्लानिंग में जो होता है, कैरियर प्लानिंग जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसके बारे में कौन सा सही जवाब है? कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है, गलत है। कैरियर प्लानिंग इंडिया में नए ज़माने के कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पुराना है, ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश है। बिल्कुल सही बात है। कैरियर प्लानिंग सक्सेसफुल कब होता है? अगला सवाल है ये कैरियर प्लानिंग सक्सेसफुल कब होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि व्हेन एचआर फंक्शनली टेक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत है। व्हेन इट इज़ परसीव्ड एज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एचआर, इंडिविजुअल एंड इमीडिएट सुपरवाइजर। हाँ, कैरियर प्लानिंग तब सक्सेसफुल होता है जब एचआर, इंडिविजुअल और सुपरवाइजर सब मिलके इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस इफेक्टिव कब होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि व्हेन पीपल एंड स्ट्रक्चर आर अपडेटेड, ये गलत है। सॉरी, पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर अपडेटेड। देखिए, पॉलिसी और स्ट्रक्चर अपडेट करना जरूरी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चेंज का कोर लोगों का माइंडसेट होता है। पीपल चेंज द वे ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंगली, ये सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज तभी इफेक्टिव होता है जब लोग अपने सोचने का तरीका बदलते हैं और नए चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि चेंजेस आर इम्पोज बाय टॉप मैनेजमेंट। अगर चेंजेस सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं बिना एम्प्लॉय के कॉपरेशन के, तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, राइट। और ऑप्शन डी कह रहा है कि वर्क प्रोसेस रिमेन अनचेंज, ये भी गलत है, क्योंकि अगर वर्क प्रोसेस चेंज नहीं होते तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। समझे। अगला सवाल है कि इंडिविजुअल कैन एक्सेप्ट चेंजेस व्हेन, इंडिविजुअल चेंजेस कब एक्सेप्ट करेंगे? पहला कह रहा है कि दे रिलेट ओनली टू द वर्क, तो गलत। अगर चेंजेस सिर्फ काम से रिलेटेड होते हैं और पर्सनल एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है तो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऑप्शन भी कह रहा है दे अलाइन विद बोथ पर्सनल और, हाँ ये सही बात है, क्योंकि चेंजेस होनी चाहिए ना, तो जब चेंजेस इंडिविजुअल के पर्सनल और वर्क गोल से अलाइन करते हैं तभी जाके उन्हें आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है। अगला सवाल है ऑर्गेनाइजेशन नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस बाय, कैसे चेंज लाया जाए? पहला ऑप्शन कह रहा है फोर्सिंग इंडिविजुअल, फोर्स करने से तो चेंज नहीं आएगा। अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल, ये सही तरीका है चेंज लाने का, कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल गोल अलाइन होते हैं तब फिर चेंज प्रोसेस स्मूथली चलती है और इंडिविजुअल उसे एम्ब्रेस करते हैं। ठीक है। फिर सवाल है कि जो हमारा इंप्रूवमेंट होता है बिहेवियर में वो कैसे अचीव होता है? सेल्फ परसेप्शन वाली, गलत है। सिर्फ अपने आप को देखना काफ़ी अच्छा नहीं होता, एक्सटर्नल फीडबैक और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी ज़रूरी है। एक्सटर्नल फीडबैक एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सही बात है। जब हम अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं और दूसरों से फीडबैक लेते हैं तब हमें अपने बिहेवियर में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर कह रहा है कि पर्सनल एफिकेसी क्या होता है? व्हाट इज दिस पर्सनल एफिकेसी? व्हाट इज पर्सनल एफिकेसी? पहला कह रहा है हाउ एफिशिएंटली वन डज देयर जॉब। अब क्या लगता है ये पर्सनल एफिकेसी यही होता है क्या? तो एफिकेसी का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कार्य कुशलता, अपने काम को कितनी अच्छे तरीके से करना, लेकिन पर्सनल एफिकेसी अपने गोल को अचीव करने पर फोकस करता है। ठीक है, ये गलत है। फिर कह रहा है कि वन बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू अचीव गोल। देखिए एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य कुशलता, ये जो यदि पूछता ना पर्सनल एफिशिएंसी तो ये ऑप्शन सही होता। ऑप्शन बी कह रहा है वंस बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू अचीव गोल, हाँ ये सही है, क्योंकि पर्सनल एफिकेसी का मतलब है अपने आप पर विश्वास रखना कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एक्सटर्नल रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट, ये गलत है। रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन पर्सनल एफिकेसी से रिलेटेड का रिलेशन इंटरनल बिलीफ से होता है, ना कि एक्सटर्नल रिकॉग्निशन से। फिर कह रहा है टेक्निकल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये गलत है। टेक्निकल स्किल का अपना इंपॉर्टेंस है लेकिन पर्सनल एफिकेसी का संबंध अपनी अपनी एबिलिटीज़ और बिलीफ से है। तो पर्सनल एफिकेसी का मतलब है अपने ऊपर विश्वास रखना कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, यह एक सेल्फ बिलीफ है जो कि आपको मोटिवेटेड रखता है। अगला सवाल है लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है द एबिलिटी टू मैनेज अ टीम इफेक्टिवली, गलत। लोकस ऑफ कंट्रोल का रिलेशन किसी टीम को मैनेज करने से नहीं, यह कंसेप्ट हमारे अपने बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है। द बिलीफ अबाउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट इन वन लाइफ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब यही होता है दोस्तों कि लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि यह बिलीफ रखना कि अपने जीवन की घटनाएं आपके जीवन की घटनाएं आपके अपने एक्शन से कंट्रोल होती हैं या कोई एक्सटर्नल फैक्टर उन्हें कंट्रोल करता है। मतलब आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं या कोई और रिस्पॉन्सिबल है? तो कंट्रोल ओवर वन इमोशन, नहीं, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना डायरेक्टली लोकस ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। लोकस ऑफ कंट्रोल एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो कि आपकी लाइफ की कंट्रोल को समझने में मदद करता है। ऑप्शन डी कह रहा है द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये भी गलत है। लोकस ऑफ कंट्रोल का रिलेशनशिप अथॉरिटी डेलीगेशन से नहीं है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि यह बिलीफ रखना कि आपकी ज़िंदगी से इवेंट आपकी ज़िंदगी के इवेंट आपके अपने कंट्रोल में हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई और चीज़ जैसे लक हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, उन्हें कंट्रोल करता है। यही होता है लोकस ऑफ कंट्रोल।
पीपुल मैनेजमेंट पीपुल मोटिवेशन बेस कैन वेरी एज सम टाइम एज सम प्रीफर टू अचीव सेटिस्फैक्शन बाय वर्किंग इंडिविजुअली। सही बात है, कुछ लोग अपने आप में काम करते हुए सेटिस्फैक्शन पाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। बी कह रहा है फाइन सेटिस्फैक्शन इन वर्किंग इन ग्रुप, कुछ लोग ग्रुप में काम करके ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और टीम वर्क उन्हें पसंद है। फील मोटिवेटेड बाय एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस, हाँ कुछ लोग अपनी इन्फ्लुएंस और पावर का इस्तेमाल करते हुए मोटिवेटेड होते हैं और उन्हें अपनी इम्पैक्ट को देखना पसंद है। तो ऑल ऑफ द अबव सही बात है, लोगों का जो मोटिवेशन बेस है ना वो वेरी कर सकता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि एज पीपुल गेन एक्सपीरियंस एज एंड मूव अप इन हायरार्की द चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए पर्सनैलिटी में एक चाइल्ड कंपोनेंट होता है, उसका क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो सवाल है कि जैसे लोग आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एज होता है, हायरार्की में ऊपर जाते हैं, तो उनके पर्सनैलिटी का चाइल्ड कंपोनेंट का क्या होना चाहिए? शुड बी एलिमिनेटेड, ये गलत है। चाइल्ड कंपोनेंट को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, यह एक पार्ट है जो आपकी क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी कर रहे हैं शुड रिमेन एक्टिव अलॉन्ग साइड अदर पर्सनैलिटी कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात है, चाइल्ड कंपोनेंट को बैलेंस करते हुए अपने पेरेंट और एडल्ट कंपोनेंट को भी एक्टिव रखना चाहिए। समझे, ऐसा नहीं कि आप चाइल्ड कंपोनेंट को बिल्कुल हटा दें, बिल्कुल नहीं, आपको चाइल्ड कंपोनेंट को भी रखना है और पेरेंट और एडल्ट कंपोनेंट को भी रखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एडल्ट एगो स्टेट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड रिएक्शन टू अदर। देखिए यह क्वेश्चन चाइल्ड कंपोनेंट से रिलेटेड है। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। तो जो आपकी इमोशनल और स्पॉन्टेनिटी रिस्पांस को मैनेज करता है। फिर बी कह रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये सही बात है। एडल्ट ईगो स्टेट का मेन रोल होता है लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस में। ऑप्शन सी कह रहा है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। और फिर लास्ट कह रहा है डोमिनेटिंग अदर पर्सनैलिटी स्टेट। तो ये तो एडल्ट हो गया, एडल्ट कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो एडल्ट ईगो स्टेट का मेन फंक्शन है लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही है। अगला सवाल है द पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट क्या करता है? रेगुलेट बिहेवियर एंड नर्चर इट। सही जवाब है। पेरेंट कंपोनेंट का मतलब होता है बिहेवियर को रेगुलेट करना और नर्चर करना, जो पॉजिटिव गाइडेंस और वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करता है। इनकरेज स्पॉन्टेनिटी एंड क्यूरियोसिटी नहीं, स्पॉन्टेनिटी और क्यूरियोसिटी चाइल्ड स्टेट में होता है। लॉजिकल थिंकिंग मेकिंग हमारा एडल्ट ईगो स्टेट में होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया एडल्ट कंपोनेंट होता है। कंट्रोल इमोशन जो है पेरेंट कंपोनेंट कंट्रोल इमोशन को कंट्रोल नहीं करता, यह एडल्ट और चाइल्ड कंपोनेंट का काम है। फिर सवाल है कि जोहारी विंडो में जो एरेना होता है उसका मतलब क्या होता है, वो किसको रेफर करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर। गलत। ये देखिए नोन टू सेल्फ जो हमें पता है लेकिन दूसरे को नहीं पता है, ये हिडन होता है, ठीक है। हिडन एरिया वो चीज़ें होती हैं जो आप खुद जानते हैं पर दूसरे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नोन टू बोथ सेल्फ एंड अदर। तो नोन बोथ सेल्फ, ये सही जवाब है। एरेना वो एरिया होता है जो आपको और दूसरे दोनों को पता होता है, या आपकी ओपनली शेयर क्वालिटी या बिहेवियर है जो सबको दिखते हैं। फिर कह रहा है नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर, ये ब्लाइंड होता है। ये क्या होता है? ब्लाइंड, ठीक है। ब्लाइंड एरिया वो चीज़ें होती हैं जो दूसरे लोग जानते हैं लेकिन आप खुद नहीं जानते। आप देख रहे हैं ना, मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कितना कंसेप्ट बता रहा हूँ। नॉट नोन टू सेल्फ और अदर, ये अननोन होता है, अननोन एरिया होता है। तो हमने अननोन एरिया देखा, ब्लाइंड एरिया देखा, हमने अभी देखा एरेना देखा, और फिर हमने देखा हिडन एरिया। तो ये 4 तरह के एरिया होते हैं। तो एरेना वो एरिया होता है जो कि आपकी क्वालिटीज़, बिहेवियर और ट्रेड सबको पता होता है, यानी ये आप दूसरे लोगों की उसे जानते हैं। फिर सवाल है कि ब्लाइंड क्या होता है? जो हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन बाकी लोग देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर, मतलब हमें पता है लेकिन बाकी को नहीं पता, ये हिडन होता है, छुपाया हुआ चीज़ होता है। नोन टू अदर बट नॉट नोन टू सेल्फ, हाँ ये होता है हमारा ब्लाइंड, मतलब हम अंधे हैं, मतलब हमको नहीं दिख रहा है लेकिन बाकी लोगों को दिख रहा है। समझे, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। क्लोज में क्या होता है, क्लोज एरिया में क्या होता है? तो क्लोज एरिया में क्या होता है, ना हमको दिख रहा है ना दूसरे को दिख रहा है। डार्क में क्या होगा, क्लोज में क्या होगा, इसके अगर देख लिए। अब सवाल है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? पहला कह रहा है बीइंग हाई इमोशनल, नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब हाईली इमोशनल नहीं होना, ठीक है। बस ज़्यादा इमोशन होना नहीं है, ईआई में अपने इमोशन को समझना और कंट्रोल करना जरूरी है। बीइंग एम्पैथेटिक, सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ, ईआई का मतलब होता है कि अपने और दूसरे के इमोशन को समझना, उन्हें कंट्रोल करना और अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद को मोटिवेट करना। ऑप्शन सी कर रहा है इग्नोरिंग इमोशन एंड डिसीजन मेकिंग। या ईआई में इमोशन को इग्नोर नहीं किया जाता बल्कि उन्हें इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या नहीं आता है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस तो आएगा ही आएगा, जिसमें अपने इमोशन को समझना और उन्हें मैनेज करना शामिल है। फिर कह रहा है एम्पैथी फॉर अदर।
एम्पैथी भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें दूसरों की इमोशन को समझना भी, उनके रिस्पॉन्स करना होता है। फिर कह रहा है कि इमोशनल आउटबर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही बाबा, यह में इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होता, क्योंकि यह अनकंट्रोल बिहेवियर को दिखाता है। जब आप आउटबर्स्ट होते हैं ना, मतलब आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं है। तो EI का फोकस इमोशन को समझने पर, उन्हें कंट्रोल करने पर होता है। सेल्फ रेगुलेशन भी इसका पार्ट है। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज टैलेंट मैनेजमेंट? पहला कह रहा है मैनेजिंग द करंट वर्कफोर्स ओनली, गलत है। टैलेंट मैनेजमेंट सिर्फ करंट वर्कफोर्स को मैनेज करने का काम नहीं करता। बी कह रहा है एंटिसिपेटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये सही बात है। टैलेंट मैनेजमेंट का मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी ह्यूमन कैपिटल को एंटिसिपेट करना और उसके लिए प्लान करना। फिलिंग जॉब वैकेंसीज एज दे अराइज, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट विद इन टीम, ये सही है। तो फ्रेंड्स हम पहले पार्ट को यही समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको इसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग इसका पार्ट 2 लाएं तो प्लीज़ यस लिखिए कमेंट सेक्शन में, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच कंटेंट। और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप हिस्सा बन सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।